अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक होगा एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स या जिसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। अच्छा, पहली तो बात है, ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं या ये जो रिपोर्ट्स आपकी कंपनीज बनाती हैं, ये बनाती किसके लिए हैं? ये बनाती हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। वो लोग जो बिजनेस के अंदर किसी तरह से इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओनर्स की। ओनर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं। ज़ाहिर है उनको इन रिटर्न कुछ शेयर्स का परसेंटेज चाहिए होती है डिविडेंड के फॉर्म में, या उनके जो पैसा है उसकी वैल्यू को इंक्रीज होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना है आपसे। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके सप्लायर जो आपकी पॉलिसीज को ऑब्जर्व करें। चौथे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं आपके बैंक्स, जिन्होंने आपको अगर लोन दिया हुआ है तो उनको टाइम के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स चाहिए। और फिर आपके पास आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ जो कंपनीज के अंदर मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है एक एम्प्लॉय कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सैलरी को डिले किया जाए। तो आप इस सारी सिचुएशन के अंदर कंपनीज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करती हैं, कुछ कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कुछ कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो जब वो अकाउंट्स को पब्लिश करती है तो वो मुश्किल मुश्किल अकाउंट्स इन स्टेक होल्डर्स को समझ नहीं आते, तो हमें इनके लिए फर्दर रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। अब उन रिपोर्ट्स के अंदर वो जितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं ईजी अल्फाज में। और वो जो हम ईजी अल्फाज में इंटरप्रेट करते हैं वो एक टूल यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं रेशो। अब वो जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उस टूल के थ्रू जो हम अकाउंट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स। अब बहुत तरह की रेशोज होती हैं जो कॉमनली आईजीसीएसई में टेस्ट की जाती हैं, वो होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। नेक्स्ट वीडियो है अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी और उससे अगली वीडियो है अबाउट लिक्विडिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आईजीसीएसई के अंदर यूजुअली वो तीन तरह की रेशोज टेस्ट करता है। एक हो गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एक हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन और एक हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यार इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों वैल्यूज आपके पास इनकम स्टेटमेंट में से आती हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट जैसे आपको पता है कि कंपनी का एक प्रॉफिट होता है, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं होता कि सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बताता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये बताता है, क्योंकि हम न्यूमिनेटर में ग्रॉस प्रॉफिट को रखते हैं और सेल्स को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट एज द परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी कि आपकी कंपनी ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट बचा लिया है आउट ऑफ योर सेल्स। अब ये अगर लेट से हम एज्यूम करते हैं अगर 25% आ रहा है या 30% आ रहा है, तो आप सिंपली नहीं कह सकते कि अच्छा है या बुरा है। आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। किस चीज से कंपेयर करना पड़ेगा? डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज करते हैं। जैसे आप पास्ट डाटा से कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, कोई कंपैटिटर कंपनी से कंपेयर कर सकते हो, उसके अंदर भी लिमिटेशंस है। ठीक है, अगर आपका ग्रॉस, पहले हम इस पे बात करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर इंक्रीज हुआ हो तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। उसके पीछे रीजन ये हो सकती है, मे बी आपकी सेलिंग स्ट्रैटेजी बेहतर थी, मे बी आप कोई डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। सारे मार्केटिंग के वो 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसको आपने बेस्ट प्रैक्टिस में अडॉप्ट किया टू इंक्रीज योर ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स दूसरा रीजन, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होने का क्या हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने बेहतर तरीके से मैनेज किया। कॉस्ट ऑफ सेल्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने का मतलब ये है कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आपने जो परचेज किया उसके ऊपर डिस्काउंट्स आपको मिले, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने अचीव किया है। तो इसके थ्रू आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, और ये पॉजिटिव साइन होता है फॉर द कंपनी, बिकॉज जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना ही ज्यादा आपकी कंपनी मजीद एक्सपेंसेस को इनकर कर नेट प्रॉफिट बचा सकेगी। लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन है। जब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के साथ, तो उसमें ये देखो कि हो सकता है प्रीवियस ईयर में आपकी कंडीशन बिल्कुल सिमिलर ना हो, आपके बिजनेस की जो आपके एक्सटर्नल रिस्क हो वो भी बिल्कुल सिमिलर ना हो। तो ये चैलेंजेस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आपको पेश आ सकते हैं। टॉक अबाउट नेट प्रॉफिट मार्जिन। यार नेट प्रॉफिट मार्जिन जस्ट लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, न्यूमिनेटर में रखते हो आप नेट प्रॉफिट को, डिवाइड करते हो सेल्स के साथ और मल्टीप्लाई करते हो 100 के साथ। अब ये वो एक्सपेंसेस बता रहा है जो अदर देन आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट आपके पास आ सकता है, सैलरीज आ सकती है, रेंट आ सकता है, कोई भी और एक्सपेंस। अब इन एक्सपेंसेस को अगर आप बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रॉफिट जो है वो मार्जिन जो है वो ज्यादा आएगा। अब बेहतर तरीके से मैनेज कैसे कर सकते हो? लोगों की सैलरीज को रिव्यू करो। देखो अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है तो आप अननेसेसरी इंप्लॉयज जो आपने हायर किए हुए उनको लेट देम गो। अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को रिवाइज करो। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो प्रमोशनल मीडियम्स आपको रिटर्न नहीं दे रहे उनको एलिमिनेट कर दो। रेंटल कॉस्ट को देखो, इवैल्यूएट करो कि आपको रेंटल प्रॉपर्टी की जरूरत है, या रीनिगोशिएट करो अपने लैंडलॉर्ड के साथ। तो इस स्ट्रैटेजी से और भी जितने एक्सपेंसेस हैं आप उनको मैनेज करते हो। अगर आप उनको मैनेज कर रहे हो और पिछले साल से अगर आपकी कंडीशन बेहतर है या कंपेटिटर से आपकी पोजीशन बेहतर है तो आप कंपनी के अंदर ज्यादा नेट प्रॉफिट बता सकोगे।
बचा सकोगे, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। तो ये है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यार ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू आपके पास इनकम स्टेटमेंट में से आती है, और कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के पहले फॉर्मूला समझाता हूं, फिर कॉन्सेप्ट क्या होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, पीछे क्या बच जाता है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब इमेजिन करो कि अगर आप न्यूमिनेटर में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को रख रहे हो और नीचे उसके कैपिटल एम्प्लॉयड को रख रहे हो, तो इन्वेस्टर्स या जो भी लोग आपकी कंपनीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इस चीज से क्या इवैल्यूएट करेंगे कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है टू पे ऑफ द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, या तो आपने नॉन करंट लायबिलिटीज ली हुई है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो उस प्रॉफिट में से उनको इंटरेस्ट मिलना है। फिर जिन लोगों ने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं शेयर्स की फॉर्म में, उनको क्या मिलना है उस प्रॉफिट में से, डिविडेंड। तो आपकी कंपनी की पे बैक कैपेबिलिटी को बताता है कि इस कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है, कि इसके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है जिसमें से अपने इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट्स कर सकती है, और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को टाइम के ऊपर डिविडेंड्स जो है वो पे ऑफ कर सकती है। तो ये है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बाद हम सेकंड जो बात करते हैं वो करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज पे। लिक्विडिटी रेशियोज हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं जो आईजीसीएसई में यूजुअली टेस्ट होती हैं। एक होता है करंट रेशियो और एक होता है क्विक रेशियो। यार करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट न्यूमिनेटर में रखते हो, डिनोमिनेटर में रखते हो करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, जस्ट लाइक वर्किंग कैपिटल। कितने करंट एसेट्स आपके पास अवेलेबल है टू सपोर्ट योर करंट लायबिलिटीज। अब अगर इसको हम फर्दर ओपन करें, करंट एसेट्स में आपने रिसीवेबल मैनेजमेंट को बेहतर करना है, आपने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर करना है, और कैश ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है। इसमें फिर वही पिछली वाली वीडियो से सारा टॉपिक लिंक होता है। और करंट लायबिलिटीज वो पेमेंट्स हैं जो आपने विद इन 1 ईयर करनी होती है थ्रू योर करंट एसेट्स। इसको हम रेशियो की फॉर्म में यूजुअली रखते हैं। रेशियो आपके आ सकता है 1.1:1 आए, 2:1 आए। अच्छा, इसका साइन ये है, अगर एग्जांपल आपके पास लेट्स से कि 200,000 के करंट एसेट्स से और 100,000 की करंट लायबिलिटी, तो रेशियो क्या आएगी 2:1। इसका मतलब ये है कि आपके पास 100% करंट एसेट्स ज्यादा है टू सपोर्ट योर करंट लायबिलिटीज, विच इज अ गुड साइन। बट इमेजिन अगर यही रेशियो 2.5:1 आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास 150 टाइम्स करंट एसेट्स ज्यादा है। इज इट अ गुड थिंग? नहीं। इसका मतलब यह है कि आप हो सकता है अपने कैश को ज्यादा होल्ड कर रहे हो। जब कैश को ज्यादा होल्ड कर रहे हो तो वो कैश आप कहीं और इन्वेस्ट करके मजीद प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप वो नहीं कर रहे, आप होल्ड कर रहे हो, आप रिस्क एवर्स हो। दूसरी तरफ इसका और क्या साइन हो सकता है, आप रिसीवेबल का आप ज्यादा क्रेडिट सेल कर रहे हो, और क्रेडिट सेल की वजह से आपकी फिगर ज्यादा शो हो रही है करंट एसेट की। और तीसरी वजह क्या, आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हुई है, आपने ओवर ऑर्डर कर दिया, तो ये भी पॉजिटिव साइन ही है। जो इसका बेंचमार्क है करंट रेशियो का वो है 1.5:2, यानी 50% करंट एसेट ज्यादा होने चाहिए या 100% करंट एसेट ज्यादा होने चाहिए टू सपोर्ट योर करंट लायबिलिटीज। लास्ट पे मैं बात करूंगा एसेट टेस्ट रेशियो, यानी जिसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। यार देखो, इन्वेस्टर के सामने जब आप एक करंट रेशियो अच्छी लेकर जाते हो ना 2:1 की, तो वो इतना एक्साइटेड नहीं होता। वो कहता है यार ठीक है, तुम्हारे पास रिसीवेबल्स भी हैं, कैश भी है, इन्वेंट्री भी है, मुझे तुम रेशियो वो बताओ जिसके अंदर तुम्हारे पास एक ऐसा एसेट है जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब तक तुम उसको सेल नहीं करोगे तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे। करंट लायबिलिटी तो तुम्हारा सर फाड़ रहा है, तुम्हारे से पैसे मांग रहा है, तो तुम कैसे उस फिगर को निकाल कर बताओ कि तुम्हारे पास क्या फिगर है। तो एसेट टेस्ट रेशियो फिर आती है, उसमें आप क्या करते हो, करंट एसेट यानी ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश में, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश में इन्वेंट्री को निकाल कर जो रिमेनिंग आपके पास करंट एसेट बच जाते हैं, जिनको हम मोस्ट लिक्विड कहते हैं, रिसीवेबल और कैश, वो क्या फिगर है टू सपोर्ट योर करंट लायबिलिटीज। इसका बेंचमार्क है 1:1.2, यानी इन्वेंट्री को निकाल कर जिसको हम लीस्ट लिक्विड एसेट करते हैं। लीस्ट लिक्विड का मतलब है जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इन्वेंट्री को निकाल कर पीछे आपके पास करंट एसेट कितने बच जाते हैं, ठीक है, टू सपोर्ट योर करंट लायबिलिटीज। याद रखना, या तो ये 100% होनी चाहिए या 1.2 होनी चाहिए। हमेशा याद रखना पेपर के अंदर जब भी आपके पास रेशियोज आए, आपको कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह देना कि रेशियो बहुत अच्छी है, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट है, चाहे नेट प्रॉफिट है, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है।
कुछ ना कुछ उसने आपको पेपर के अंदर कंपैरेटिव इंडिकेटर दिया होगा, या पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दी होगी, या कोई इंडस्ट्री में आपका कंपेटिटर है उसकी इंफॉर्मेशन दी होगी। आप उन फिगर्स को यूज करके कंपैरिजन करोगे और फिर रीजनिंग में जाओगे कि क्यों इंक्रीज हुई, अच्छी रेशियो है, बुरी रेशियो है, या डिक्रीज हुई तो क्यों डिक्रीज हुई। तो आप इस तरह से रेशियोज को यूज करोगे और ये सारा टॉपिक इस तरह से कवर हो जाता है।